न्यू उस्मानपुर में बच्ची को कुत्ते ने काटकर किया अधमरा। पिटबुल कुत्ते ने बच्ची को 18 जगह से काट लिया। एमसीडी कुत्तों की कर रही है नसबंदी। उसी केंद्र के बाहर हुई घटना। आनंद विहार बस अड्डे पर कल रात जमकर हुआ हंगामा। डीटीसी कर्मचारी, मार्शल और प्राइवेट गार्ड रहे मौजूद। बसों में बना रहता है जेब कतरों का खतरा। स्नैचर्स के हौसले हो रहे हैं बुलंद। सुरक्षाकर्मी तैनात होने के बावजूद हुई वारदात, नहीं होती है कोई सुनवाई। डीटीसी कर्मचारी का कहना। डीटीसी बस चालक को ब्लेड मारकर युवक फरार। पंद्रह वर्षीय किशोरी के साथ दो भाइयों ने किया बलात्कार। बलात्कार का वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। दोनों आरोपी गिरफ्तार। आज हुई दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव। विवेकानंद महिला कॉलेज और श्यामलाल कॉलेज में पुलिस बल रही तैनात। ड्रोन से भी रखी गई नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। न्यू उस्मानपुर इलाके में कुत्ते ने एक बच्ची को बुरी तरह से काटकर अधमरा कर दिया। पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने बच्ची को इतनी बुरी तरह नोच दिया कि उसका आईसीयू में इलाज किया जा रहा है। चौथी क्लास की छात्रा को कुत्ते ने उस वक्त काटा जब उसकी दादी उसे स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। पिछले कुछ समय से कुत्तों द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एमसीडी इसके लिए कुत्तों की नसबंदी का अभियान चला रही है। जहाँ यह घटना हुई वही कुत्तों की नसबंदी भी की जा रही थी। बताया गया है कि इसी बीच उस्मानपुर डीडीए फ्लैट के पास के नसबंदी केंद्र के पिटबुल कुत्ते ने स्कूल जा रही छात्रा को बुरी तरह काट लिया। केंद्र का दरवाजा खुलने के कारण कुत्ता बाहर आ गया था और वह उस बच्ची पर झपट पड़ा। बच्ची शिवानी परिवार के साथ उस्मानपुर में रहती है। डीडीए फ्लैट स्थित निगम विद्यालय में चौथी कक्षा में पढ़ती है। स्कूल में परीक्षा चल रही है। वीरवार सुबह शिवानी अपनी दादी शीला देवी के साथ स्कूल जा रही थी। जब वह नसबंदी केंद्र के बाहर पहुंची तब भी बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के दोनों पैरों पर 18 जगह काटा। हादसे के वक्त एमसीडी के टीचर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। कुत्ते को बच्चे को काटते हुए देखा तो उसे स्कूटी से टक्कर मार दी। घायल हालत में शिवानी को जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत नाजुक होने पर बच्ची का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इस संबंध में निगम उपायुक्त संजीव मिश्रा ने फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। आनंद विहार बस अड्डे पर कल रात जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कई डीटीसी कर्मचारी, मार्शल और प्राइवेट गार्ड मौजूद रहे। जिसमें उनका कहना था कि जेब कतरे लगातार इन बसों में एक्टिव हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में बसों में मौजूद सभी कर्मचारी, स्टाफ और यात्रियों की जान को खतरा रहता है। लेकिन ऐसे में मौजूद मार्शल भी किसी तरह की मदद नहीं कर पाते हैं, जिससे कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था खतरे में नजर आती है। साथियों, जैसा संज्ञान में आया और कुछ वायरल वीडियो भी हैं, आनंद विहार के अंदर वहाँ के सुरक्षा गार्डों द्वारा और एक सिविल में मतलब बिना वर्दी में एक कोई व्यक्ति है जो बताया जा रहा है वो दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं या जो भी हैं, वो तो जांच के बाद पता लगेगा। उन्होंने मसला जन क्या हुआ था कि किसी का सामान चोरी होने का मसला था, जिसमें आरोप सुरक्षा गार्डों पर लग रहे थे। तो उनके साथ कहासुनी होने के दौरान उन्होंने फ़ोन करके किसी को बुलाया और वो दिल्ली पुलिस के सिपाही थे या फिर सुरक्षा गार्ड ही थे जो सिविल में थे। उन्होंने बड़ी लाठी से बावर्दी एक मार्शल का हाथ तोड़ दिया और कंडक्टर का हाथ तोड़ दिया बताया जा रहा है और वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो साथियों, ये बहुत ही एक विचलित करने वाली घटना है कि बावर्दी आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। एक बावर्दी सिपाही है, वो पब्लिक के बीच में उस वर्दी की बहुत इज्जत है। उस बावर्दी आदमी को लठ से मारा जा रहा है, इसका हाथ टूट गया, मेडिकल हुआ उसका। और साथियों, अब बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा उस मतलब पूरे प्रकरण को दबाया जा रहा है या उसकी न्यायिक जांच सही से नहीं हो रही है। और साथियों, कुछ कंडक्टर ड्राइवरों ने मिलकर गेट को रोकने की भी कोशिश की कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम गेट रोक देंगे। वो गलत है। देखो, पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारे स्टाफ से अपील भी है कि ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे विभाग को शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के लिए आपके साथ हम खड़े हैं, यूनियन खड़ी है पूरी। आपको कहीं भी दिक्कत आती है, किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए कोई वकील की ज़रूरत है और किसी और प्रकार की ज़रूरत है, उसके लिए हम पूरी तरीके से साथ देंगे। और साथियों,
हम शासन से भी और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, चाहे वो सुरक्षा गार्ड हों। कटकड़ी मोड़ के पास बुधवार की रात एक युवक बस कंडक्टर को ब्लेड मारकर फरार हो गया और ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इसी बारे में जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने बस कंडक्टर के सहयोगी से बात की तो उनका कहना था कि रोडवेज में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। जेब कतरे आजकल इतने बेखौफ हो चुके हैं कि किसी के भी ऊपर हमला करने से जरा भी नहीं कतराते। डीटीसी बसों में हर रोज इतनी चोरियां होती हैं, जेब काटी जाती है, लाखों रुपए का नुकसान होता है। सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन सभी पर कार्रवाई करे। जेब कतरे इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो स्टाफ के ऊपर, ड्राइवर, कंडक्टर या मार्शल, किसी के ऊपर भी हमला करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे। जबकि डीटीसी बसों के अंदर, सभी बसों के अंदर जो नई बसें आई हैं, सब बिल्कुल उनके अंदर हाई लेस के कैमरे लगे हुए हैं। उनको इतना भी खौफ नहीं है, अगर उन्होंने किसी स्टाफ पर वार कर दिया, ब्लेड मार दिया, तो उनकी वीडियो बन जाएगी और उनको दिल्ली पुलिस पकड़ सकती है। पर बिल्कुल दिल्ली के हर इलाके के जेब कतरे बेखौफ हो चुके हैं। बस के अंदर जो वीडियो के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दिल्ली के अंदर जितने भी जेब कतरे हैं, ब्लेडबाज हैं, उनको पकड़ने की मुहिम चलाया जाए, क्योंकि इससे पब्लिक को तो घाटा है यही है। क्योंकि आए दिन जो बेचारे बाहर से आते हैं, दिल्ली से बाहर से आते हैं, रेलवे स्टेशन से आते हैं, तो उनकी आए दिन जेबें कटती है, फ़ोन चोरी होते हैं। डेली बसों के अंदर लाखों रुपए का नुकसान होता है, लाखों रुपए के मोबाइल चोरी होते हैं, लाखों रुपए का कैश चोरी होता है, कुछ लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट भी चोरी हो जाते हैं। किस कारण? किसकी लापरवाही के कारण? और डीटीसी विभाग बिल्कुल भी अपने कर्मचारियों का साथ नहीं देता है। जनता मजदूर कॉलोनी में 15 वर्षीय किशोरी को घर बुलाकर दो भाइयों ने रेप किया और उसके बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने लगे, जिसके बाद लड़की ने वेलकम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया और पुलिस ने किशोरी के बयान पर दो भाइयों के खिलाफ पॉक्सो, रेप, अप्राकृतिक संबंध बनाने, बंधक बनाने, धमकाने समेत कई धाराओं में नामजद केस दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों जाहिद और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित किशोरी वेलकम थाने इलाके में रहती है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार जनवरी 2023 में उसकी मुलाकात जाहिद के साथ हुई थी। वह किशोरी की दुकान पर सामान खरीदने आता था। दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए और बातचीत होने लगी। फरवरी में जाहिद ने किशोरी को अपनी खाला के घर बुलाया। किशोरी का आरोप है कि यहाँ जाहिद ने रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। इसके बाद मीठी ईद के 2 दिन बाद जबरन किशोरी से निकाहनामा साइन करवा लिया, उसे एक घर में बंधक बनाकर रखा। निकाह के बाद आरोपी ने और ज्यादा सितम करना शुरू कर दिया। वह उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने लगा। 6 अगस्त के दिन जाहिद का भाई जुबेर किशोरी के पास आया। उसने किशोरी को वही वीडियो दिखाया जो जाहिद ने बनाया था। वह भी उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने भी रेप किया। यह बात किशोरी ने जाहिद और उसके परिवार को बताई तो आरोपियों ने उसकी पिटाई की। किशोरी का आरोप है कि अब जाहिद उस पर धंधा करने का दबाव दे रहा था। इस कारण उसने पीसीआर कॉल की कि वे लड़के रेप का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप कर रहे हैं। पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज कर मामले में कार्रवाई की है। कहा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति से ही देश की राजनीति के सितारे भी चमकते हैं। चाहे वह भारतीय राजनीतिक दिग्गज किसी भी पद पर बैठे हों, उनका कहीं ना कहीं लगाव दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव से देखा जाता है। इसी क्रम में चाहे अजय माकन हो या अरुण जेटली हो या फिर विजय गोयल जैसे नेता रहे हों, चाहे वह विजय जौली या अन्य विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति से जुड़कर ही राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हुए और पूर्वी दिल्ली के विवेकानंद महिला कॉलेज और श्यामलाल कॉलेज में पुलिस ने चुनाव को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, जहां पुलिस लगातार ड्रोन से भी नजर रख रही थी। वहीं शादरा जिले के डीसीपी रोहित मीणा ने भी लगातार अपने जिले में स्थित कॉलेजों पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस पी कॉलेज के आसपास तैनात की गई थी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने दावा किया कि वह 4 में से 3 सीट जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का मानना है कि वह कॉलेज में तो अधिकतर चुनाव जीत चुके हैं, मगर विश्वविद्यालय की 4 सीटों पर फिर कब्जा जमाएंगे। भले ही कल चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन बाजी मारता है। देखिए, अब तो स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी है। दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि किसको वोट डालनी है, और हम लोग तो यह सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि ये हो भी कांग्रेस के लोग भी, यहाँ पर NSY का इलेक्शन है, हमारे पैनल है उसका 4 आदमियों का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मंत्री, तो इसलिए हमने ये खड़े इसलिए है कि हमारे जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको ये प्रोत्साहन मिलता है इस बात के लिए कि कांग्रेस के सीनियर लोग भी हमारी कन्वेंसिंग के लिए आज वोटिंग के दिन बाहर आके खड़े हुए। देखिए, जो हमारे समय जो हम स्टूडेंट से प्रॉमिस करते थे उनको पूरा करते थे, और जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है
इसने हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, ये कहता है मैंने बहुत कुछ किया। खाली पेंट करने से, रोगन करने से एजुकेशन में सुधार नहीं होता है, बेसिकली सुधार होता है। नहीं, हल्का तो आपको ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स का काम है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और जो सपोर्टर्स का काम है वो सपोर्टर्स कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में सपोर्टर्स आए हैं अपनी छोटी छोटी बहनों को लेकर और बेटियों को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 8434 जिनका बैलेट नंबर है वो 100% चारों सीटें हम जीतेंगे। जिस तरह से विवेकानंद महिला कॉलेज में हमेशा से परचम लहराता रहा है, क्या इस बार भी लग रहा है आपको? नहीं लग नहीं रहा। 100% सचिव पोस्ट तो हम ऑलरेडी अनपोस्ट जीत चुके हैं, बाकी पोस्टों पर भी हम 100% जीतेंगे। देखिए, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति किया करता था तो तब बहुत तामझाम बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें कानून के दायरे में रहकर कानून के बाहर की जाती थी। मगर मुझे लगता है कि लिंगदो कमेटी आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन पर पाबंदियां लगी, कहीं ना कहीं वो अच्छा भी था, क्योंकि तब पैसे का बहुत उलझुल प्रयोग होता था। मगर आज लिंगदो कमेटी के आने के बाद सब सीमित दायरे में करना पड़ता है और स्टूडेंट्स के बीच में चुनाव रह जाता है। सपोर्टर्स आप देखिए 200 मीटर के बाहर खड़े होना ये लाजमी है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने, दिल्ली पुलिस ने 200 मीटर तक के आसपास भी किसी समर्थक को जाने नहीं देते। ईसा सिंह प्रधान कैंडिडेट है प्रेसिडेंट की, उनके साथ वालों के द्वारा लड़कियां पूजा गुलेरिया और तराना खान वो अंदर फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। यहाँ पे रूल है कि 200 मीटर के अंदर कोई भी कैंपेनिंग नहीं होगी, डूसू का रूल है। अंदर हाथों पे बैलेट नंबर लिखे गए हैं, जाके वो बताया जा रहा है बैलेट नंबर, और फर्जी वोट डाली जा रही है, माउथ कैंपेनिंग हो रही है। जो भी बच्चे अंदर वोट डालने जा रहे हैं उनको सबको बताया जा रहा है कि इस बैलेट नंबर पे वोट डालने, जो कि अलाउ नहीं है 200 मीटर के अंदर, और कॉलेज के अंदर ये सब हो रहा है। पुलिस पर मामला यही है, जो कॉलेज की प्रिंसिपल है वो ना ABVP की है ना NSUI की है, वो एक प्रिंसिपल है, उसका हक पहली बात तो इस प्रोटोकॉल में नहीं आता कि वो पार्टी सपोर्टर करे। या तो वो डिक्लेयर कर देना कि मैं इस पार्टी की सपोर्टर हूँ, इंसान कोई, हम भी किसी पार्टी के सपोर्टर हों, चाहे NSUI के भी, बट हम उसे शो नहीं कर सकते कि हम इस पार्टी के लिए। सबका अपना इंटरनली होता है। बच्चों को ब्लैकमेल करना कि इधर डालो। अभी 4 दिन पहले जो यहाँ की कैंडिडेट है तान्या, वो मैडम के पास गई थी। भाई रोल होता है प्रिंसिपल का कि मैडम हम प्रचार कर लें, वट जो भी उनका रीज़न था। गर्ल्स कॉलेज है, हम लोग तो बाहर ही थे, तो 1 घंटा प्रिंसिपल ने इसका तान्या लड़की का मोबाइल अपने पास जमा कर लिया, सब स्टाफ का, जितने भी बच्चे थे, और सबको अंदर बिठाए रखा। ऐसे ही ये लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आज चुनाव को लेके हमने पुख्ता इंतजाम करे हुए हैं। सुबह से ही हमारे आउटसाइड फोर्स के साथ हमारे लोकल पुलिस का डिप्लॉयमेंट था और शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन चल रहे हैं। और अभी भी हम बार इलाके में न सिर्फ पोलिंग की जगह इलाके में भी गश्त की जा रही है और लोगों पर नजर रखी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आज चुनाव हैं और चुनाव को देखते हुए काफ़ी पुलिस बल तैनात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव की जो वोटिंग है वो किस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा सुचारू रूप से पहले चेकिंग की जा रही है, उसके बाद जो है कॉलेज के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त दी जा रही है और सुचारू रूप से यहाँ पर जो है इलेक्शन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और चल रही है यहाँ पर। तो वहीं आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। फीमेल्स जो बात की जाए तो वो भी यहाँ पर हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन भी यहाँ पर रखे गए हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण जो है इस बार चुनाव हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसन लाइव, दिल्ली। गांधीनगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस की क्रैक टीम द्वारा एक स्नैचर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया है। स्नैचिंग के 2 मामले भी सुलझा लिए गए हैं। एक मामला 12 घंटे के भीतर सुलझाया गया है और उसके कब्जे से छीने गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस को गश्त के दौरान PS गांधीनगर की क्रैक टीम ने गुप्त सूचना पर कार्यवाही की और CCTV कैमरों के माध्यम से पुष्टि के बाद एक स्नैचर अभिषेक गुप्ता को छाछी बिल्डिंग के पास कृष्णा नगर से गिरफ्तार किया। भजनपुरा मेट्रो की निर्माणाधीन साइट पर एक बाइक सवार दंपति के ऊपर फ्रेम गिरा, जिसके बाद दोनों ही काफी जख्मी हो गए थे। उसके बाद राहगीरों ने दोनों को उठाकर ई-रिक्शा में बिठाया और दोनों अकेले ही हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगे। मामला दयालपुर थाने में दर्ज किया गया है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पीड़ित से बात की तो उन्होंने बताया कि वो विश्वास नगर स्थित अपने परिजन के घर भंडारे के कार्यक्रम में गए थे, जहाँ से वापस आते वक्त करावल नगर की तरफ लौट रहे थे। तभी रास्ते में भजनपुरा पेट्रोल पंप की तरफ मेट्रो का काम चल रहा था, जहाँ चलती हुई बाइक पर ऊपर से लोहे का फ्रेम गिरा और दोनों ही लहूलुहान हो गए। कई हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद पीड़िता को कैलाश मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत काफी नाजुक है। वहीं घायल वीरपाल गांधीनगर में कपड़े का काम करते हैं। परिवार में 3 बच्चे हैं। उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अधिकतर लापरवाही बरती जाती है, जिस कारण ऐसे हादसे होते हैं। विश्वास नगर में मेरे साले ने भंडारा करा था, तो मैं सोमवार के दिन वहाँ पे आया था। वहाँ से मैं भंडारा लेके मेरी मिसेज पीछे बैठी हुई थी, तो गोकलपुरी से होके जा रहा था।
गोकुलपुरी से पेट्रोल भजनपुरे के पेट्रोल पंप से पहले ही मेरे ऊपर कोई चीज़ गिरी, लोहे का फ्रेम समझ लो या कुछ भी समझ लो, ऐसी चीज़ गिरी मेरे ऊपर, तो मैं वहाँ घायल हो गया। मेरे हाथ से ब्लड जाने लगा, मेरी मिसेज के सिर पे चोट आई। वहाँ मेरे को किसी तरह के लोगों ने जो बैटरी रिक्शे में बैठवाया वहाँ से। फिर मैं मोहन नर्सिंग होम पे गया, मोहन नर्सिंग होम वालों ने मेरे को एडमिट नहीं लिया, कह रहे कि आगे हॉस्पिटल जाइए। मैं आगे हॉस्पिटल गया, वहाँ भी उन्होंने जो है मतलब कह दिया कि एक काम करो GTV जाओ। वहाँ से फिर मैं आगे गया, गोकुलपुरी फ्लाईओवर के नीचे पहुँचा। बैटरी रिक्शे वाला कहने लगा भाई मेरी बैटरी नहीं है इसमें, आप दूसरी बैटरी रिक्शा कर लो। मैंने दूसरी बैटरी रिक्शा करी, वहाँ से वाइफ मेरे साथ में थी। फिर लोगों ने वहाँ पे बैटरी रिक्शा मेरी मिसेज को पकड़ा एक बैटरी रिक्शे वाले ने, और जैसे ही वो बैठाया रिक्शे के अंदर तो वो रिक्शे ले में गिर पड़ा लेके उसको। फिर मैं वहाँ से, मेरा बेटा फ़ोन कर रहा था, पापा तुम कहाँ हो, पापा कहाँ हो। वो कहने लगा आप सूर्य हॉस्पिटल ले आओ। मैं सूर्य हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ उन्होंने जो है कह दिया कि आप एक काम करो दीपक हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ मेरे पास डॉक्टर नहीं है। नहीं, वहाँ पे मेरा इलाज नहीं करा किसी ने। मैं जो है अब लगा कम से कम 1 घंटा तो लग ही गया होगा मैम, क्योंकि वहाँ से चला हूँ तो बैटरी रिक्शे में जाम भी मिला थोड़ा। 1 घंटा मेट्रो का काम जो है उस टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं दिया कि मैंने कहा मेट्रो का ऊपर चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं तो अपनी मिसेज को लेके वहाँ से लोगों ने बैठाया तो मैं वहाँ से चल दिया। फिर जो है मेरे साले ने, और मैं जो है जब मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ तो मैं वहाँ जा गया तो वहाँ पे मेट्रो का अभी भी काम चल रहा था। छोटे उनकी सिर में है, उनका सिर का ऑपरेशन कराया उन्होंने। अब कार्यवाही यही है कि बस जो भी है आप देखो इनको क्या करना चाहिए। सेफ्टी कंसर्न से देखा जाए कि दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। लेडीज़ मेरी सिस्टर थी, उन्होंने भी हेलमेट लगाया था, और जीजा जो है मेरे, उन्होंने भी हेलमेट लगाया था। मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि अगर ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन किसका था? मेट्रो प्लस वहाँ पे एक फ्लाईओवर और बन रहा है, तो जिम्मेदार ये सरकार ढूंढे कि इसमें जिम्मेदार कौन है। अगर PWD जिम्मेदार है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, मेट्रो अगर जिम्मेदार है तो मेट्रो के ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिस टाइम इनका एक्सीडेंट हुआ उस टाइम ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरी थी तो वहाँ के जो वर्कर काम कर रहे हैं या सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस सुपरवाइज़र जो भी था वहाँ पे, उनका फ़र्ज़ बनता था इनको आके देखना, इनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना, जो किसी ने नहीं किया। वहाँ की जो आम पब्लिक जनता जा रही थी उन्होंने इनकी हेल्प करी और इनको वहाँ पे बैटरी रिक्शे में डाल के जगह जगह हॉस्पिटल में घुमाया। देखो मेरा कहने का मतलब ये, मुआवजा तो एक बहुत सेकंड कंसर्न है, बाद में आता है, पर सबसे पहले आदमी की ज़िंदगी है। जो ज़िंदगी अभी ICU में मेरा क्रिटिकल इशू है मेरी सिस्टर को, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर इन्होंने सेफ्टी कंसर्न से चीज़ें करी होती तो ये चीज़ नहीं होती। अगर आप मेंटेनेंस फ्लाईओवर अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके कुछ, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तो उसमें तो आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड पॉलिसी साइन की होंगी ना, कि आप ऊपर कोई लोहे का वर्क कर रहे हैं तो नीचे कोई जाल लगाएंगे जिससे कोई भी चीज़ गिरती है वो सड़क पर ना आए। क्यों? सड़क पर अगर आती है तो आज ये मेरे जीजा सिस्टर है, हो सकता है कल कोई और हो, किसी के भी ऊपर गिर सकती है। तो ये सीरियस इशू है, इसके ऊपर सरकार को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और इन लोगों को, पूर्वी दिल्ली में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सरदर्द बन रहे हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना शाहदरा के अंतर्गत C52 गली नंबर 17 मेनसो फुटा रोड ज्योति कॉलोनी का है, जहां सुबह 4 बजे चोरों ने 2 मेडिकल स्टोर्स की दुकानों को अपना निशाना बनाया और मेडिकल स्टोर्स की दुकान का शटर तोड़कर गले से नकदी लेकर फरार हो गए। दोनों ही दुकानों में से चोरों ने गले से नकदी ही चोरी की यह घटना CCTV कैमरों में भी कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले 3 शातिर चोर दुकानदार की रेकी करते हैं, उसके बाद तीनों दुकान के शटर को इतनी जोर से खींचते हैं और उनमें से एक साथी दुकान के अंदर दाखिल होता है और दूसरा साथी उसको कुछ औजार पकड़ाकर बाहर निगरानी रखते हैं। कुछ ही देर बाद चोर गले पर हाथ साफ कर आसानी से इस वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर CCTV के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित दुकानदार वरुण कुमार कृष्णा नगर में रहते हैं और C52 गली नंबर 17 मेन 100 फुटा रोड ज्योति कॉलोनी में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। उन्हें सुबह पड़ोसी दुकानदार से कॉल आई कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है। जब वह मौके पर पहुंचे तो दुकान का शटर उठा हुआ था और चोरों ने गले से करीब 5000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन भी चोरी किया है। वहीं पीड़ित दुकानदार ने बताया कि थोड़ी ही दूरी पर एक और मेडिकल स्टोर में भी इसी तरीके की चोरी की गई है और उसकी दुकान पर भी गले से कैश चोरी किया गया है। चोरों ने दवाइयों को हाथ तक नहीं लगाया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस घटना की वजह से स्थानीय दुकानदारों में रोष का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कहा कि वैसे तो पुलिस समय समय पर गश्त करती है, लेकिन वह अपनी गश्त को और तेज करे ताकि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। ये सुबह जैसे मुझे अभी पड़ोसियों से पता लगा कि ये दवाई के मेडिकल स्टोर में जो चोरी हो गई है, मैं तो पड़ोस के नाते जो इनसे जो पूछने आया, इसीलिए कि वे कैसे जैसे जानकारी दे रहे हैं कि CCTV फुटेज में आया कि 4:30 बजे के आसपास सुबह 4-5 आदमी थे जो फुटेज में आ रहे हैं।
उसमें तो ये फुटेज में जैसे ये बता रहे हैं दुकानदार कि हाथ से खींचा गया वो। नहीं, वैसे तो पुलिस की व्यवस्था ठीक है, मतलब जो है मुझे जानते भी हैं यहाँ से बीच वाले डिवीजन के सारे, तो दिन में आए दिन आते चक्कर लगाते रहते हैं। अब मॉर्निंग के कैंप की बात है, आपको पता है कि सब इधर उधर चले जाते हैं, लोग बाग शहर पे भी घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। रात को कुछ नहीं हुआ, रात को हमारा जो स्टाफ था वो स्टोर बंद करके गया था। सुबह 7 बजे फ़ोन आया हमारे स्टाफ का कि हमारी दुकान में 4:30 बजे चोरी हो गई है, और हमारे पास 3 लड़के आए थे, उन्होंने अपने हाथ से शटर को उठाया और हमारे यहाँ से चोरी करके गए हैं। इसमें कैश चोरी हुआ है हमारा और हमारा फ़ोन चोरी हुआ है। हाँ, 3 दुकानों चोरी हो रही है, एक हमारी पीछे दुकान है मेडिकल की चोरी हुई है, और एक हमारी 3 दुकानें आगे छोड़ के चोरी हुई, मेडिकल की शॉप है चोरी हुई। गुरुवार की सुबह राहुल गांधी को अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखकर वहां मौजूद सभी कुली हैरत में पड़ गए। जब हमने इन कुलियों से बात की तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को देखकर बेहद खुशी और उत्साह हुआ। साथ ही यहां आकर वो हमारे साथ बैठे और हमारी समस्याओं को सुना और उन समस्याओं पर काम करने की बात कही। कुलियों ने बताया कि किसी ने आज तक उनकी समस्याओं को नहीं सुना है और न ही उन पर कोई कार्यवाही हुई है। आपको बता दें कि कुलियों ने काफी समय से अपने मेडिकल को लेकर और अपने पास को और अधिक समय के लिए आगे बढ़ाने की मांग रखी थी, जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कल राहुल गांधी जी आए थे, मिलने नहीं आए, हम तो पता नहीं था किसी को भी, अचानक आए थे, किसी ने बुलाया नहीं उनको, अचानक ही मिलने आए थे। हाँ, हमारी जो कुछ दिक्कत है मेडिकल की है, रेलवे पास की है, हमारे रेस्ट रूम की है, और जो 2008 के बाद चला रहा है नौकरी का सिलसिला ग्रुप डी की भर्ती के लिए परमानेंट के लिए, वो हमारी बातें हुई, आश्वासन दे के गए। हम आपके मुद्दों को मतलब जैसे वो पूरा करते हैं, हमें आशा भी है पूरा होने की। नहीं, इससे पहले हमारे यहाँ देखो रेल मंत्री भी आए हैं, कि नेता जो आते रहते हैं, जैसे ट्रेनों का उद्घाटन होता है, अभी वंदे भारत चली थी तो उनको भी लिखित में आश्वासन दिया था। पहले रेलवे चेयरमैन बोर्ड थे अश्विनी वानी जी, उनको भी दिया था। वहाँ पे जाके भी हम कई बार ज्ञापन दे के आ चुके हैं और स्टेशनों पर से भी ज्ञापन दे चुके हैं। अब मैंने देखो सबको ज्ञापन ही देने सुना किसी ने नहीं अभी तक। 100% आश्वासन किसी ने दिया कि आपका भाई ग्रुप डी में दर्जा हो जाएगा, नहीं होगा। रेल बजट भी हर साल आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, कुछ ऐसा खास। सबसे बड़ी खास दिक्कत हमारे पास अभी यही है कि हमारा रेस्ट रूम है जो बहुत छोटा है, इसको बड़ा होना चाहिए। और हमारे यहाँ का जो कार्यालय ऑफिस है वो पुरानी दिल्ली है, तो हमें पास के लिए भी पुरानी दिल्ली जाना पड़ता है, वर्दी के लिए पुरानी दिल्ली पड़ जाए। वर्दी तो बंदी हो गई, मिलती नहीं है, तो वहाँ खुद ही बनवानी पड़ती है। तो 200 रुपये जाने के 200 आने के, पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा काम धंधा भी नहीं हो पाता। ये 2-4 दिक्कतें हैं, ये हो जाए तो अच्छी बात है। हमारा रेस्ट रूम बहुत छोटी जगह में है। 2017 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, रैंप है। लोग बाग 100% पैसेंजर आते हैं तो 10% ही सामान उठवाते हैं जिनके पास ज़्यादा सामान होता है। तो हम परेशान हैं, यहाँ पे रोज़गार है नहीं, ना यहाँ है ना नौकरी है, तो हम परेशान हैं बहुत तगड़े। सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती मैडम, पैसेंजर से 2010 में हमारी 60 रुपये लगेज रेट थी, तो उसके बाद 2013 साल के अंदर 40 रुपये बढ़ाया। सारी जगह महंगाई बढ़ गई, लेकिन कुली वहीं की वहीं है, उसको बढ़ाना चाहिए। और हमारा पास है जिसके अंदर बीबी और वाइफ दोनों अलाउ हुआ, बच्चे नहीं आ, तो उसकी मांग रखी कि बच्चे भी हमारे ही है, तो पास के अंदर बच्चों को भी करे। 5 महीने का पास है, एक बार हम चल जाते, टीटी साइन मार देते, पास ख़त्म हो जाता है। तो उस पास को भी ऐसा करो कि हम लगातार सफ़र कर सके उससे। तो ऐसी मांगे थी हमारी, मेडिकल के लिए भी रखी थी। और 10, 15, 20, 25, 30 साल कुलीगिरी करके जाता आदमी यहाँ से, बुजुर्ग हो जाता, हाथ घोंटू छोड़ जाते हैं। राहुल गांधी जी को बताए थे हमने, पैर छोड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो किसी की औलाद कैसे निकल जाती है, किसी की सही निकल जाती है। धंधा होता है जो बच्चे को दे देते हैं। कुलीगिरी करते हमें 7 साल हो गई जी, 7 साल से कुलीगिरी कर रहे हैं और 7 साल में मुझे कोई बदलाव नहीं देखा। 7 साल में सिर्फ एक 40 रुपये की रेट बढ़ी है, पहले 60 रुपये थी, वो 60 से अब 40 रुपये हो गई है बढ़ के, बस ये बदला है 7 साल में। और 7 साल में 40 रुपये बदले हैं कुलीगिरी और कुछ नहीं बदला है, ये है पूरी बात। तो कल यहाँ पर राहुल गांधी जी आए, अचानक से यहाँ आए थे, मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमसे हमारी समस्या पूछी, साथ बैठे थे, बात भी की थी, 1.5 घंटा रुके थे यहाँ पे, हॉल में भी गए थे। तो अगर वो आएंगे सत्ता में तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। यूनिफॉर्म महंगी पड़ती है हमें 500-600 रुपये की, 600 रुपये की कम से कम 250-300 का कपड़ा, 250-300 की सिलाई वो पड़ती है मैडम। पहले गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी हमें, अब गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गई है। 4-5 साल हो गई है, उससे उस बाद हमें मिल नहीं रही। लॉकडाउन हुआ था ना, उसके बाद हमें यूनिफॉर्म नहीं मिल रही। नहीं, पहले रेलवे डिपार्टमेंट हमें देता था, लॉकडाउन हुआ ना जब से हमें बंद कर दी है चीज़। नहीं कुछ नहीं मिलता, मेडिकल कुछ नहीं मिलता। हमें तो बुखार भी आ जाता है तो हम हमारी जेब से इलाज कराते हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि कल हमारे बीच में आके बैठे वो, उन्होंने हमारे लिए अचानक वो आए बिना इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे पास बैठे। आज तक हमारे पास कोई नेता नहीं बैठा, हमारे बगल में सारे लोग भागते हैं यहाँ से,
कोई आज तक कुली को पहली उन्होंने सूट के कम से कम 20 केजी का सूटकेस उठाया और लोग बोल रहे हैं कि वो खाली है, लेकिन वो उसमें 20 केजी का वजन था। एक कुली सामान लेके आ रहा था, वो पैसेंजर का बैग उठाया था। ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात एक 38 साल के हेड कांस्टेबल के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। यह केस एक 22 वर्षीय एक युवती के बयान पर दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, छानबीन जारी है। दरअसल 22 वर्षीय युवती ने अपने बयान में कहा है कि वह लक्ष्मी नगर इलाके में रहती है। 3 साल पहले बीट में तैनात एक पुलिस ऑफिसर से भेंट हुई थी। बुजुर्ग पिता का एक कार्ड सहमति बनी। पुलिसकर्मी पहले से ही बीवी बच्चों वाला है। यह बात युवती को भी पता थी, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी ने निकाह से इनकार नहीं किया था, बल्कि 2 साल का समय मांगा था। इस बीच दोनों कई बार मिले और शारीरिक संबंध भी बने। पुलिसकर्मी का ट्रांसफर इसी बीच पीसीआर यूनिट में हो गया। युवती का आरोप है कि अब पुलिसकर्मी निकाह से इनकार कर रहा है। उसने निकाह का झांसा देकर रेप किया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज कर लिया है। खबर लिखे जाने तक पीसीआर यूनिट में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना था कि अभी लक्ष्मी नगर पुलिस की ओर से मामले के बारे में उन्हें सूचना नहीं दी गई है। जैसे ही मामले की जानकारी मिलेगी, नियम के अनुसार पुलिसकर्मी के खिलाफ जो भी डिपार्टमेंटल एक्शन बनता है वह लिया जाएगा। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।